हेलो दोस्तों, क्या गद्दाफी एक हीरो थे या फिर डिक्टेटर होने के साथ साथ एक अय्याज थे जिनके पीछे हमेशा औरतें खड़ी रहती थी? तो आज हम सच जान लेते हैं और देखते हैं हकीकत क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1966 से, जब इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच जंग होती है। अरब कंट्रीज ये जंग हार जाती है। इस वक्त लीबिया में गद्दाफी एक कैप्टन होते हैं और लीबिया को चलाने वाले इदरीस होते हैं। क्योंकि इदरीस अमेरिका और वेस्ट के दोस्त होते हैं, इसलिए इदरीस को जिम्मेदार ठहराया जाता है इस जंग को हराने के लिए। 1969 में इदरीस तुर्की के दौरे पे चले जाते हैं और यहाँ पे लीबिया में गद्दाफी लोगों को समझा के अपनी ओर कर लेते हैं। इदरीस के मुल्क वापस आती उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए या फिर जेल चले जाए। तो हालात को मद्देनजर रखते हुए इदरीस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद रेडियो पे ऐलान कर दिया जाता है कि आप मुल्क को चलाने वाले कर्नल गद्दाफी हैं। कर्नल गद्दाफी सबसे पहला काम जो करते हैं वो अपनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी छोड़ के गरीबों वाली जिंदगी बसर करने लगते हैं, क्योंकि गद्दाफी कहते हैं जैसे मेरे लोग वैसा मैं। तो इस चीज से गद्दाफी को अचानक से पॉपुलैरिटी मिल जाती है। अब ये हीरोपंती सिर्फ दिखाने की नहीं होती है, लेकिन इसको जमीनी सतह पे साबित करना होता है। तो इसके लिए गद्दाफी क्या करते हैं, मुल्क में बिजली फ्री कर दी जाती है, पानी फ्री कर दिया जाता है, एजुकेशन फ्री कर दी जाती है। अगर किसी को अब्रॉड जाना हो पढ़ने के लिए, यानी कि मुल्क से बाहर, तो उसे फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। जो बंदा पढ़ लिख के अभी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा है, तो जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती तब तक उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे मदद दी जाती है। किसानों को फ्री के बीज दिए जाते हैं, किसानों को फ्री की खाद दी जाती है। जो कपल अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, यानी कि शादी कर लेता है, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। अगर कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे और माँ के लिए $5000 का पैकेज दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चे और माँ खुद का ख्याल रख सके। जैसा मैंने कहा कि इदरीस एक अमेरिकन सपोर्ट और दोस्त थे, इसलिए जो ऑयल कंपनीज लीबिया की थी उन पे कंट्रोल भी वेस्ट का ही था और जो इकोनॉमी इस टाइम लीबिया की थी वो पूरी तरह डूब चुकी थी। लेकिन गद्दाफी के आते ही इन कंपनीज को बुलाया गया और कुछ शर्तें रखी गई इनके सामने, जिन्हें इन कंपनीज को मानना पड़ा। और अचानक से लीबिया की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, यानी अब तेल से बहुत ही बड़ा मुनाफा, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अब लीबिया को मिलने लगा। लेकिन दोस्तों, इस तेल के प्रॉफिट में से भी एक बड़ा हिस्सा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों के अकाउंट्स में डाला गया। कर्नल गद्दाफी पहले से ही वेस्ट और वेस्टर्न पॉलिसीज के खिलाफ थे। कर्नल गद्दाफी हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करते थे, उन ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे जो वेस्ट और वेस्टर्न पॉलिसीज के खिलाफ लड़ते थे, जिनमें से कुछ ग्रुप्स थे द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द नेशनल पैट्रियोटिक फ्रंट ऑफ लिबेरिया, द रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट इन सीरिया लियोन, द पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, द ब्लैक पैंथर। गद्दाफी ने ची गुवेरा से लेकर नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया, यानी गद्दाफी हर उस ऑर्गेनाइजेशन, हर उस ग्रुप को सपोर्ट करते थे जो अमेरिका, वेस्ट और वेस्टर्न पॉलिसीज के खिलाफ खड़े थे। गद्दाफी ने अफ्रीकन कंट्रीज के सामने एक प्रपोजल रखा जिसमें कहा गया कि पूरे अफ्रीका में एक ही करेंसी होनी चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए और एक ही पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें से कई हद तक गद्दाफी को सपोर्ट मिला। गद्दाफी कई बार मिडिल ईस्ट गए और सारी कंट्रीज को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको मिडिल ईस्ट से मायूसी ही मिली, क्योंकि ज्यादातर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज गद्दाफी को सपोर्ट नहीं करती थी। गद्दाफी जब भी कभी किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में जाते तो एक ही बात सामने रखते थे कि हम गुलाम क्यों बने किसी का, हम अपना एक एम्पायर बनाएंगे और खुद से ही खुद के लीडर भी बनेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से सपोर्ट नहीं मिला। अब ये गद्दाफी की जो पॉलिसीज है वेस्ट और अमेरिका को चुभ रही थी, इसीलिए 1981 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने गद्दाफी को द मैड डॉग ऑफ मिडिल ईस्ट कहा, यानी कि मशरिक वस्ती का पागल कुत्ता। अब ये सारी चीजें और अपनी फेल होती पॉलिसियां देखकर अमेरिका ने गद्दाफी की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे गद्दाफी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कहने को तो यहाँ पे अब वेस्ट और गद्दाफी के बीच अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन गद्दाफी जब भी कभी बाहर जाते, जब भी कोई तकरीर करते, तो अपनी तकरीरों में हमेशा वो अमेरिका और वेस्टर्न पॉलिसीज के बारे में बात करते, यानी कि हमेशा वो वेस्ट के खिलाफ बोलते। और इसीलिए 1986 में अमेरिका फजाई हमला कर देता है लीबिया पे, जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और खासकर लीबिया में गद्दाफी के घर को टारगेट किया जाता है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में गद्दाफी की एक छोटी बेटी की मौत हो जाती है। 1988 में स्कॉटलैंड में एक जहाज गिर जाता है जिसमें से 259 लोगों की मौत हो जाती है। तफ्तीश के बाद इंग्लैंड की सीक्रेट एजेंसियां 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराती है जो कि लीबिया के होते हैं और गद्दाफी से रिक्वेस्ट की जाती है कि इन लोगों को इंग्लैंड के हवाले किया जाए। लेकिन गद्दाफी इस बात को रिजेक्ट करते हुए 2 लोगों को इनके हवाले करने को मुस्तरद कर देता है, यानी कि इनकार कर देता है।
तो इसके तुरंत बाद सैकड़ों पाबंदियां लगा दी जाती है लीबिया पे। अब बात यह है कि वेस्ट ने क्यों कहा था कि गद्दाफी एक अय्याश इंसान है। दोस्तों यूजुअली तो आपने देखा जो भी कोई लीडर होता है उनके पीछे जो सिक्योरिटी होती है वो मेल सिक्योरिटी होती है, लेकिन गद्दाफी एक ऐसा अकेला शख्स था जिनकी सिक्योरिटी फीमेल थी, यानी कि 40 लड़कियों का एक ग्रुप गद्दाफी की खास सिक्योरिटी ग्रुप में होती थी। ये कोई आम लड़कियां नहीं थी, इनको कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी, मार्शल आर्ट सिखाया जाता था और ये लड़कियां इतनी खौफनाक थी कि इनको गद्दाफी की किलर मशीन्स कहा जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लड़कियां ना सिर्फ परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स थी बल्कि इनकी खूबसूरती और इनकी चालाकियों से ये पहले ही दुश्मन या फिर किसी खतरे को भांप लेती थी। यानी दोस्तों गद्दाफी की ये फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हुस्न से, अपनी चालाकियों से भी गद्दाफी के दुश्मनों को पकड़ लेती थी। माना जाता है 40 लड़कियों का ये सिक्योरिटी ग्रुप सबसे ज्यादा गद्दाफी के वफादार थे। 1998 में जब गद्दाफी पे हमला होता है तो इन्हीं में से एक वुमेन सिक्योरिटी गार्ड खुद के सीने पे गोली खा के गद्दाफी को बचा लेती है। तो इन्हीं फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हुए वेस्ट ने गद्दाफी को अय्याश करार दिया था। अब गद्दाफी पॉपुलर होने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे वेस्ट को लगा कि गद्दाफी सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब उन्होंने वो पैंतरा इस्तेमाल किया जो वो लास्ट में इस्तेमाल करते हैं और ये इनकी सबसे सक्सेसफुल चाल है, यानी कि लीबिया में लीबिया के ही लोगों को गद्दाफी के खिलाफ खड़ा करना, जिसमें गद्दाफी को इल्जाम दिया गया कि गद्दाफी एक डिक्टेटर है और खुद लीबिया के लोग उनसे तंग हो चुके हैं क्योंकि वो लीबिया के लोगों पे जुल्म और तशद्दुद करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या सच में लीबिया के लोग गद्दाफी को दुश्मन, गद्दाफी को एक जालिम बादशाह समझते थे या फिर गद्दाफी को वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते थे? इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। जहां दोस्तों ना सिर्फ लीबिया के खुद के लोग गद्दाफी को एक हीरो समझते थे बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग भी उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज गद्दाफी की थी कि गद्दाफी कभी भी फिरका परस्ती को सपोर्ट नहीं करते थे। गद्दाफी हर मुसलमान को एक ही नजरिए से देखते थे। लेकिन अब लीबिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है जो कहती है कि गद्दाफी एक डिक्टेटर है और वो लोगों पे जुल्म करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दिया जाता है वेस्ट की ओर से। गद्दाफी को जब खतरे का अंदेशा होता है, खतरे का पता चल जाता है, तो गद्दाफी अपने तकरीरों में कहते हैं कि याद रखना मेरे बच्चों, अगर गद्दाफी नहीं रहा तो समझ लेना ये मुल्क भी नहीं रहेगा, यानी कि लीबिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और फाइनली 20 अक्टूबर 2011 को एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है जिसमें से नेटो की फौजें शामिल होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, यानी कि लीबिया के अपने ही लोग गद्दाफी के खिलाफ हमला बोल देते हैं। जहां पे नेटो फौजें आसमान से गद्दाफी के काफिले पे हमला कर देती है, जिसमें से बहुत लोगों की मौत हो जाती है और बाकी जो बचते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गद्दाफी को अपने ही लोग पकड़ लेते हैं और उनको गालियों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और फिर उनके प्राइवेट पार्ट पे गोलियां दाग देते हैं। गोलियां खाने के बाद गद्दाफी के जो अल्फाज होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे बच्चों, तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, खुदा तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता। और उसके बाद लीबिया का अपना ही एक बंदा बंदूक उठा के गद्दाफी के सर में गोली मार देता है। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए वेस्ट की ओर से 3 इल्जाम लगा दिए जाते हैं गद्दाफी पे। एक कि जब पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा पाबंदियां होती है और पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, तब गद्दाफी उन्हें $100 मिलियन देता है उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, गद्दाफी हमेशा मुसलमान कंट्रीज को भड़काने की कोशिश करते थे और एक साथ एकजुट होकर अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ लड़ने की बात करते थे। और तीसरा कि ये जो पेपर करेंसी है, ये जाली करेंसी है, इसको बंद करना चाहिए और गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। अगर ये चीज होती तो अमेरिकन डॉलर पूरी तरह से डूब जाता। तो यही 3 इल्जाम लगाते हुए गद्दाफी पे हमला करके उसको मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप आज लीबिया को देखोगे तो एक वीराना घर दिखेगा आपको, जिसमें से अफरा तफरी हर तरफ है। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो जरूर से शेयर करना और लाइक भी करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर से कर लेना।